हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख पुणे के यहाँ से 4 फरवरी को हमने विद्यकर्म एज इट इज़ सीरीज शुरू की थी। वो सीरीज़ में अभी तक 10 एपिसोड हो चुके हैं। हर एक एपिसोड में हमने अलग अलग प्रकार के महत्व वर्णन किए हैं विद्यकर्म सीखते समय। जैसे कि हमने बताया कि योगाभ्यास कैसे होना चाहिए। यहाँ पे हर एक फ्रूट पे हर एक अलग अलग प्रकार का योगाभ्यास मैंने बताया है। उसके बाद में मर्म का बताया है, हर एक मर्म का उपयोग कैसे विद्यकर्म में करना है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। विद्यकर्म और अग्निकर्म की चिकित्सा कैसे फेमस हो रही है, कैसे कैसे उसके लाभ हो रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन सारे बच्चों को ये लगता है कि विद्यकर्म अग्निकर्म चिकित्सा ये पेन मैनेजमेंट के लिए है, तो ये डिसीज़ में भी काम करती है। इसके बारे में हम बता रहे हैं और उसके रिजल्ट भी काफ़ी लोग अनुभव रहे हैं। काफ़ी लोग कमेंट में भी बता रहे हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हर एक कमेंट का हम प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई कमेंट का उत्तर देना बाकी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बाद में हम उसका ज़रूर उत्तर देंगे। वैद्य राबा गोखले सर एक शल्यकर्म तज्ञ थे। ताराचंद जैसे हॉस्पिटल में सर ने शल्य चिकित्सा करते थे और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के व्याधियों के ऊपर आयुर्वेद में बताई हुई शल्य चिकित्सा कितनी श्रेष्ठ है ये बच्चों को सिखाते थे। कुछ आयुर्वेद में वर्णित बातें हैं, जैसे कि मैं कहूँगा कि अग्निकर्म के बारे में वर्णित है कि अग्निकर्म जो है अपुनर्भव चिकित्सा कही जाती है। आप किसी को दवाई दे रहे हो और दवाई से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसको शस्त्रकर्म करना चाहिए। अगर शस्त्रकर्म से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसको आयुर्वेद में बताई हुई क्षार कर्म चिकित्सा करनी चाहिए। और क्षार कर्म से भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उनको अग्निकर्म करना चाहिए, ऐसा ग्रंथ में वर्णन आया है। अब ये तो वर्णन आया है, इसका हम प्रैक्टिकली प्रूफ कैसे लें, ऐसा सर को लगा। तो सर ने अलग अलग प्रकार के पेशेंट के ऊपर अग्निकर्म किया, कुछ पेशेंट पे सर्जरी की थी। तो ऐसे पेशेंट को इकट्ठा किया और उन्होंने कॉमन जो व्याधि रहता है, जैसे कॉर्न की व्याधि में अग्निकर्म किया जाता है, तो सर ने ये सारे पेशेंट को जिन जिन पे अग्निकर्म हुआ है ये सारे पेशेंट को खत लिखे। ऐसा लिखा, भाई साहब मैंने आपको ये साल में 10 साल पहले अग्निकर्म किया था, तो आपको कैसा लग रहा है। कुछ पेशेंट को भेजा कि आपकी मैंने सर्जरी की थी, अभी आपको कुछ दिक्कतें हैं क्या। सर ने ऐसे कई सारे लेटर्स भेजे, मुझे लगता है 100 से भी ज़्यादा लेटर उस ज़माने में सर ने लेटर्स भेजे। और हर एक पेशेंट के पास वो लेटर गए। लेटर जाने के बाद उन्होंने फिर से जवाब भेजे सर के पास। मुझे लगता है 88 लेटर वापस आए और सब ने कहा कि आपने मुझे ये बीमारी पे अग्निकर्म किया था, मेरा कॉर्न निकाला था, मुझे ये बीमारी पे आपने अग्निकर्म किया था। और उसमें से 99% लोगों ने कहा था कि मुझे ये बीमारी फिर से नहीं हुई है 10 साल में। तो ये होती है अपुनर्भव चिकित्सा। एक पेशेंट था, एक पेशेंट के लिए मैं सर के पास था, तो अपस्मार का पेशेंट सर ने दिया था, एपिलेप्सी का पेशेंट मुझे। और वो पेशेंट को मैं घर पे जाके उसको विद्यकर्म करता था। विद्यकर्म करते समय वो पेशेंट को फिट्स तो आते थे बीच बीच में, 10-10 दिन को एक बार फिट्स आते थे। एलोपैथी की मेडिसिन चालू रहने के बाद भी आते थे। तो सर को मैंने पूछा, सर ये कितने दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सर ने कहा कि पेशेंस रखो, आप करते जाओ, मैं जब जब बताते जाऊंगा। तो मैंने किया, 6 महीने हो गए उसको, और उसको करने के बाद उसको फिट्स नहीं आए। और ऐसा पहली बार उसके लाइफ में हो गया कि उसको 3 महीने तक फिट्स नहीं आए। तो मैंने सर को कहा कि सर अभी तो ट्रीटमेंट हो चुकी है। तभी सर ने बताया कि ये ट्रीटमेंट नहीं हुई है, ट्रीटमेंट आपकी होगी, आपको कम से कम 10 साल पे इसका राह देखनी है। और मुझे लगता है यही इसी सितंबर में उसके 10 साल हो रहे हैं और तभी से अभी तक उसको फिट्स नहीं आए। तो मुझे कहना है अपुनर्भव चिकित्सा शास्त्र के हिसाब से इतने डेप्थ में देखनी होती है। जैसे डूज एंड डोंट्स भी होते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं या हर सर्जन कहता है कि किलॉइड जैसा व्याधि उसको हाथ नहीं लगाना है, लेकिन आरंभशूर जो वैद्य रहते हैं वो किलॉइड को अग्निकर्म से निकाल देते हैं। उनको लगता है कि अरे हमने तो किलॉइड निकाल दिया, लेकिन सर कहते थे या हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, आप निकाल तो दोगे लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद उसकी किलॉइड जो है 10 गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए उसको वो अशस्त्रकर्म अग्निकर्म ऐसा वो व्याधि है, उसको हाथ नहीं लगाना है। वो डूज एंड डोंट्स भी हमें पता होने चाहिए।
ये सारी बातें गोगटे सर सिखाते थे। और वो हम भी विद्याकर्म एज इट इज जो हमने सीरीज शुरू की है, इसमें हम काकू बाहेर थांबा, बाहेरचं सगळं करून घ्या। हमने विद्याकर्म और अग्निकर्म ये जो सीरीज शुरू की है, इस सीरीज में हम हर एक व्याधि में सोचना कैसे, विद्याकर्म अग्निकर्म कैसे करना है और उसको रिजल्ट कैसे लाना है, हम आगे बताने वाले हैं। ये जब सीरीज शुरू की थी तब उत्साह इतना था कि अभी वो 10 गुना बड़ा है। 10 सीजन हो गए, 10 एपिसोड हो चुके हैं और उसमें हमने हर एक बात बताई है। जैसे 10वें एपिसोड में हमने विद्याकर्म और अग्निकर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से होने चाहिए हमारे पास, वो बताया है। उसके बाद में एपिसोड 9 में 8 में हमने अलग अलग प्रकार के मर्म बताए हैं, मर्म का विचार बताया है। मर्म को हाथ विद्याकर्म अग्निकर्म करने के लिए उसका विचार कैसे होना चाहिए, ये हमने बताया। उसके पहले विद्याकर्म अग्निकर्म की शुरुआत कैसे हुई, वो आयुर्वेद में रेफरेंस कहाँ कहाँ पे है, वो सारी बातें हमने ये विद्याकर्म एज इट इज सीरीज में बताई। अब हमें आगे जाना है, थेरेटिकल पार्ट छोड़ के हमें प्रैक्टिकल पार्ट में जाना है, इसीलिए ये एपिसोड हम 11वां लाए हैं। पिछले 10वें एपिसोड में मैंने गोगटे सर के बारे में बताया था कि गोगटे सर विद्याकर्म अग्निकर्म नहीं, पूरी सारी चिकित्सा करते थे और वो चिकित्सा आज भी सब जगह पे की जाती है। सर ने हर एक विद्यार्थियों को आयुर्वेद आना चाहिए, ये सर का एम था। और वो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते समय वो विद्याकर्म अग्निकर्म का भी विचार रखे, ऐसा सर का कहना था। साथ में सर अलग अलग प्रकार के लेख्स भी लिखते थे। अभी तक सर के 200 से भी ज़्यादा लेख पब्लिश हो चुके थे उस ज़माने में। और वहाँ पे कैसे रहता था, अगर कोई व्यक्ति लेख लिख रहा है तो वो बहुत अच्छी तरह से पढ़े जाते थे, उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत अच्छी रहती थी। क्योंकि आजकल जो बनाए जाते हैं तो वो पीजी स्टूडेंट के लिए, या आपको पता है सभी को कि लेख कैसे बनाए जाते हैं, इधर उधर से कॉपी करके बनाए जाते थे। लेकिन गोगटे सर के जो लेख थे वो हर एक शब्द का सर इम्पोर्टेंस बताते थे और उसके हिसाब से सर लेख लिखते थे। और हमने लेख शुरू किया था और पिछली बार भी मैंने एक लेख के बारे में बताया था कि सर का अनुमान कैसा रहता है, सर का वाचन कैसा रखता है, सर का डिटेल में स्टडी कैसे रहती है। जैसे आपको पता है गोगटे द्रव्यगुण का एक बुक है, उसमें से कई पार्ट सर ने लिखे हैं। द्रव्यगुण का सर का नॉलेज इतना साउंड था कि हमें लगता ही नहीं कि यार ये वैद्य जो है सर्जरी के हो सकते हैं। मुझे पता है, मैं त्रिभुवन कीर्ति करने के लिए ढूंढ रहा था, द्रव्य इकट्ठा कर रहा था। तो सर से बात हुई, सर ने पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल। मैंने कहा सर मैं त्रिभुवन कीर्ति बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये द्रव्य मिलते ही नहीं है, तो क्या बनाए सर। जैसे आरोग्यवर्धिनी में कुटकी मिलती नहीं, गुगुल मिलता नहीं है, शिलाजतु मिलता नहीं है, तो आरोग्यवर्धिनी बना के सब पूरा इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आरोग्यवर्धिनी के गुण जैसे ग्रंथ में वर्णित है वैसे गुण हमें मिलते नहीं। तो आरोग्यवर्धिनी तो छोड़ो सर, मैं त्रिभुवन कीर्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वत्सनाभ नहीं मिल रहा है। अब वत्सनाभ है ही नहीं, तो वत्सनाभ से बनी हुई त्रिभुवन कीर्ति इतनी अच्छी कैसे काम करेगी जैसे हमें ग्रंथ में वर्णित है। तो सर ने कहा कि किसने कहा वत्सनाभ नहीं मिलता। मैंने कहा सर मैं सब दुकान में जाके हूँ, वत्सनाभ नहीं मिलता है, और जो भी मिलता है वत्सनाभ है कि नहीं इसकी शंका ज़्यादा है। सर ने कहा अभी तो ये लिमिटेशन से आगे जाके तो इसकी डिमांड और बढ़ेगी और अडल्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको वत्सनाभ वनस्पति पता होनी चाहिए, उसका रूट कैसे निकालना ये पता होना चाहिए। मैंने कहा कि सर पुणे में कहाँ मिलेगा, मुझे तो लगता है वो हिमाचल में होगा या हिमालयन प्रदेश में वो वत्सनाभ मिलेगा। सर ने कहा नहीं, पुणे में वत्सनाभ आपको मिलेगा। मैंने कहा सर अब मैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो सर ने कहा चलो मैं बताता हूँ। और सर ने दूसरे दिन गाड़ी में जाके पुणे में रेस कोर्स है उसके बारे में मुझे वत्सनाभ बताया था। तो इतनी छोटी छोटी जानकारी द्रव्यगुण की भी सर को थी। सर का लेख लिखने का तरीका ही अलग था, सटीक से लेख लिखते थे, एक्यूरेट लिखते थे, कोई वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं रहता था। जैसे अप्रैल 2005 में सर ने एक लिखा था, मूत्र निर्मिति विवेचन। आजकल क्या हो रहा है, स्टोन के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो किडनी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायलिसिस बढ़ रहा है, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई काम नहीं करता है। आशय है, मूत्राशय है, किडनी है, इसमें सब मूत्र की निर्मित के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो निर्मित छोड़ के बाकी सब क्रिएटिन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इसलिए पेशेंट ठीक नहीं होते और ज़िंदगी भर डायलिसिस करना पड़ता है। और डायलिसिस करते समय ही कुछ इन्फेक्शन बैठ जाता है
और पेशेंट चले जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में बताई हुई मूत्र निर्मिति का विवेचन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वैद्य राबो गोगटे सर ने 2005 में लेख लिखा था कि वहाँ पे मूत्र निर्मिति कैसी होती है आयुर्वेद में बताइए, ये हमें पता होनी चाहिए। वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इसके बाद में विद्या कर्म अग्निकर्म के टॉपिक में घुसता हूँ। मूत्र निर्मिति का जो विषय है हमेशा हमें प्रैक्टिस में ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारे पास आते हैं मूत्राघात के पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट को यूरिन अच्छी तरह से नहीं होता है, कुछ पेशेंट को यूरिन रुक जाता है, कुछ पेशेंट को किडनी फेलियर रहती है, कुछ पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम रहता है, कुछ पेशेंट को कैलकुला स्टोन होने की वजह से तकलीफ होती है, कुछ पेशेंट को रिकरेंट छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक यूटीआई होते रहता है, उष्णता की वजह से वो तकलीफ में आते हैं। तो ऐसे कार्य बहुत सारे हमें नेफ्रॉन्स के रिलेटेड, किडनी के रिलेटेड हमें व्याधि मिलते हैं। एलोपैथी ने तो सूक्ष्म विचार करके नेफ्रॉन तक खोज की है, लेकिन मूत्र निर्मिति का जो आयुर्वेदिक विवेचन है वो ज़्यादा सटीक और ज़्यादा डेप्थ में है। अगर हमें नहीं पता होगा तो आयुर्वेद वैद्य ये मूत्र विकारों की, किडनी की चिकित्सा अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। इसीलिए सर ने 2005 में अप्रैल में एक लिखा था मूत्र निर्मिति विवेचन। मूत्र व स्रोतस के बारे में बताया था कि मूत्र वह, मेदो वह, स्वेदो वह, ये 3 स्रोतसों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। वृक्क जो आयुर्वेद में बताया गया है वो, किडनी जो है आयुर्वेद को पता नहीं है ऐसा नहीं है, आयुर्वेद को पता थी। और वो जो मेदो वह स्रोतस का स्थान है, मेदो वह स्रोतस वृक्को द्वौ कुक्षि गोलको मेदो वह द्वे तयोर्मूलम कटी वृक्कोचो, ऐसा सर ने लिखा है कि वृक्क किडनी जो 2 है, कुक्षि गोलको, कुक्षि में गोल गोल ऐसे 2 प्रकार की किडनी सुश्रुत निदान स्थान में 12वें अध्याय में आया है, उसका सर ने रेफरेंस दिया है। मेदव स्रोतस जो है वो 2 है, तयोर उसका जो मूल है कटी और वृक्क पे यहाँ पे ऐसा सर ने बताया है। और वो जो है मेदव स्रोतस का मूल होने के साथ ही वो सुश्रुत शारस्थान का सर ने एक रेफरेंस देते हुए कहा है कि इसमें साम्य वृक्क, मूत्र वह स्रोतस, मेदव स्रोतस और स्वेद वह स्रोतस, इसमें बहुत साम्य है। आप देखिएगा कि किडनी के पेशेंट में मूत्र रुक जाता है, वजन घटने लगता है पेशेंट में, शरीर में सूजन बढ़ती है और उसका पसीना बंद हो जाता है। तो सर ने कहा है कि ये तीनों स्रोतस में दृष्टि में एक ऐसी कॉमन बात है, वो जो है शरीर के लिक्विडिटी के पार्ट से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा है। और वो जो है लिक्विड उसको उदक कहते हैं। तो उदक वह तस्य विद्धस्य पिपासा सद्यो मरणम च, तो उदक व स्रोतस अगर वेदन हो गया, उसका वो नष्ट हो रहा है तो प्यास बढ़ती है और सद्यो मरणम च, किडनी के पेशेंट में मृत्यु तो आती ही है और उसको प्यास भी बहुत लगती है, हालांकि डॉक्टर ने कहा होता है कि पानी कम पीजिएगा। मेदो वह स्रोतस में बताया गया है, मेदो वह तत्र विद्धस्य विरुद्धस्य स्वेदागमनम स्निग्धांगता तालुशोष स्थूलशोभता। अब मेदो स्रोतस अगर दुष्ट हो गया तो स्वेदागमनम म्हणजे स्वेद नहीं आता है, स्निग्धांगता, स्निग्धांगता वो स्निग्ध शरीर बन जाता है, शोष तालुशोष हो जाता है, प्यास बहुत लगती है, स्थूल शोभता सूजन भी आती है, व्यक्ति मोटा भी बन जाता है। और शरीर में जो स्थूल और कर्षण ये जो चिकित्सा है वो भी यही तत्व के ऊपर आधारित है, ऐसा सर ने कहा है। निसर्ग का जो आदान काल और विसर्ग काल है वो यही इसके संबंधित है। जैसे कि वीर्य तु एन या क्रियते क्रिया, जिस प्रकार से उष्ण और शीत ये 2 ही वीर्य है और जिसके ऊपर सर्व शरीर के, सर्व ब्रह्मांड की क्रिया अवलंबन है। शरीर के स्वास्थ्य जो है कफ के शीतत्व और पित्त के उष्णत्व इसके अनुसार अवलंबन है। जैसे ब्रह्मांड में ठंडी और गर्मी जैसे रहता है, उसी हिसाब से हमारे शरीर में कफ का शीतत्व और पित्त का उष्णत्व इसके हिसाब से शरीर टिका हुआ है। और जो शरीर में जो लिक्विडिटी है और वो ये शरीर का शीत तत्व और उष्ण तत्व मैनेजमेंट करने के लिए काम में आते हैं। जैसे शरीर में शीत तत्व बढ़ा है तो मूत्र बढ़ जाता है, शरीर में उष्ण बढ़ा है तो मूत्र कम हो जाता है और वो मैनेज करने के लिए स्वेद बढ़ जाता है और वो उष्णता कम करने के लिए प्रयास किया जाता है। और मूत्र और स्वेद ये प्रामुख्याने शरीर की लिक्विडिटी के लिए, बैलेंस के लिए काम में आते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा किडनी और मूत्र उत्पत्ति में कर्म होता है।
जैसे धूप काल में शरीर में हीट बढ़ गई है, ऐसे समय में जो शरीर में शीत तत्व है, जैसे जो मूत्र हम कहेंगे कफ जो है मूत्र है वो कहेंगे क्लेद है, इसीलिए वो मूत्र शीतता बनाए रखने के लिए धूप काल में मूत्रों की प्रवृत्ति कम हो जाती है। और पित्तम तो स्वेद रक्त हो, स्वेद में पित्त है और वो पित्त और उष्णता है, वही उष्णता बाहर निकालने के लिए धूप काल में स्वेद प्रवृत्ति पसीना ज़्यादा आता है, ऐसा सर ने वर्णन किया है। इसीलिए शरीर में साम्यता रखने के लिए स्वेद और पित्त का साधन में रख के किया जाता है उष्णते का, और शरीर में कफ और क्लेद का शीत का साधन में रखने के लिए ये दो बातें काम में आती है। स्वेद जो है शरीर के बाह्य त्वचा से बाहर निकलता है, और जैसे मटके में पानी रखा है और उसके बाजू से हम पानी निकलते जाता है, उसी प्रकार से स्वेद निकलता है। बुखार आ गया और शरीर में तापमान कम करने के लिए शरीर यही करता है, शरीर स्वेद लाता है और बुखार कम करता है, हमें देखने को मिलता है। अगर बुखार नहीं स्वेद नहीं आता तो बुखार कम नहीं होता है, पसीना आने के बाद ही बुखार कम होता है और शरीर का तापमान कम होता है। और ये अगर ज़्यादा बढ़ गया तो शरीर को क्लम निशक्तता भी आने लगती है, इसीलिए जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है वो ज़्यादा से थके हुए लगते हैं। ये जो स्वेद व स्रोत दृष्टि जो है, ये पसीने वाले विकारी जो रहते हैं उनको चिकित्सा भी मूत्र विकारी जैसी करने को कहा गया है। मूत्रवीट स्वेदवाहा नाम चिकित्सा मूत्रकृच्छी की, ऐसा सर ने यहाँ पे रेफरेंस दिया है और मूत्र व स्रोतस के बारे में बताया है। आयुर्वेद का जो मूल है वो वेद में है, और वहाँ पे अथर्ववेद में मूत्र व स्रोतस के बारे में एक वर्णन आया है। वो वर्णन ये बताया गया है, विनिर्गतस्य मूत्रस्य मूत्राशय प्राप्ति साधने पार्श्वदयोस्थे नाड्यो गविन्यो इति उच्चरते। जैसे हमारे शरीर में पार्श्व भाग में गविनी बोली है, जिसको यूरेटर आजकल हम बोलते हैं, तो अथर्ववेद में ये यूरेटर का वर्णन आया है कि वहाँ पे इतनी दो प्रकार की गविनियाँ रहती है, यूरेटर रहते हैं, और वो जो है मूत्राशय तक निकलते जाती है। देखिएगा अथर्ववेद ये इतना पुराना है, 4-5 हज़ार साल पुराना है, उसमें ये वर्णन आया है। वहाँ में बताते हुए सर ने लिखा है, मूत्रवाहनाम स्रोतसाम बस्तिर्मूलम वंशनौच। ये मूत्र व स्रोत से इनका जो स्थान है बस्ती मूलम वंशनौच, बस्ती के ऊपर है, जो ब्लैडर है और वंशन में है, वहाँ पे बताया गया है। मूत्र वह द्वे तयोर्मूलम बस्ती मेढ्रम च। सुश्रुत में बताया गया है कि जो मूत्र व स्रोतस है, यूरिन का स्रोतस है, वो ब्लैडर है, और वहाँ से पेनी से वहाँ से वो दो स्थान बताए गए हैं, वहाँ से मूत्र बाहर निकलता है। तो इतने पुराने ज़माने में इतना डेप्थ में यूरेटर का भी वर्णन आया था। तो ये हमें ध्यान में रखने की बातें हैं, क्योंकि एलोपैथी के लोग बोलेंगे कि हमने किडनी ये किए हैं, हमने किडनी का आविष्कार किया है, वैसा कुछ नहीं है, अथर्ववेद में भी वर्णित है। सुश्रुत में बताया गया है कि ऐसे वहाँ पे अगर आघात हो जाएगा तो वहाँ पे मूत्र व स्रोत में मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। अंतर्वृद्धि जैसे हर्निया है, हाइड्रोसिल है, उसमें अग्निकर्म चिकित्सा बता ही नहीं होती अगर वहाँ पे वो शीत स्थान में हुआ व्याधि बताया नहीं होता है। इसलिए शीत स्थान में बताया हुआ व्याधि, जैसे मूत्र में कफ है, मूत्र ये कफ है और शीत है, हम ऐसा कहेंगे, और वहाँ पे मूत्र व स्रोतस में अगर व्याधि होते हैं तो वहाँ पे अग्निकर्म बताया नहीं जाता था, ऐसे सर ने कहा है। अप्राप्त फलकोशायाम वंशनस्थाम दहेद अर्धेन्दु, मीन्स अप्राप्त को फलकोश इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया या हाइड्रोसिल में वंशन स्थान, जहाँ पे वंशन पे जो सिरा है वहाँ पे अर्धेन्दु शलाका से अग्निकर्म करना है, सुश्रुत चिकित्सा 19 में बताया गया है। बस्ती पूर्णम विक्लेद कृत मूत्रम मूत्रस्य क्लेद वाहनम। क्लेद के बारे में बताते समय बताया है कि मूत्रस्य क्लेद वाहनम, मूत्र जो है क्लेद बाहर निकल जाता है। शरीर में शीत जो धातु है, शीत द्रव्य जलीय पदार्थ है, वो बाहर निकालने का काम मूत्र करता है, और बस्ती पूर्ण करके वो बाहर निकाला जाता है। क्लेद वहन करके बाहर निकालने का काम मूत्र व स्रोतस का है। बस्ती पूर्ण करना ये भी मूत्र व स्रोतस का काम है। पित्ताशय में पित्त की उत्पत्ति होती है,
और वहाँ पे रस को रंजकत्व पित्त देता है और वहाँ से मूत्र को भी रंजकत्व आता है। इसलिए मूत्र में अगर पीतत्व बढ़ता है तो वो पित्तज उष्णता बन जाती है और उसकी वजह से यूटीआई जैसे हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। स खलु आत्योरस यकृत प्लीहानो प्राप्यम रागम उपोति, वही जो है यकृत प्लीहा में पित्त जो है रक्त को रंग देता है। अधोगमस्तु तयोवहे द्वे मूत्र स्तीम प्रपन्ने मूत्रवहे द्वे एताभिः अधोगामे पक्वाशयकटि मूत्र पुरुष गुद बस्ति मेड्रम शक्तिनी धार्यन्ते याप्यन्ते। ऐसा यहाँ पे वर्णन आया है कि जो रक्तवाहिनी सिरा जो है या वृक्काचा जो है वृक्क पे संबंध नहीं बताया है, लेकिन मूत्रोत्पत्ति का संबंध अलग प्रकार से ग्रंथ में दिया है। हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद जैसे भी किसी को भी स्टोन होता है, एलोपैथी में बताया जाता है या डॉक्टर्स बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और पेशेंट क्या करते हैं, बहुत पानी पीते हैं और पानी पीने की वजह से उनको यूरिन आती है ऐसा लगता है। सब पेशेंट को लगता है हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो फ्लश जैसा काम करेगा और हमारा पूरा शरीर धुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम कोई खाना बना रहे, खिचड़ी बना रहे, वहाँ पे दाल बना रहे और उसमें किसी ने एक्स्ट्रा ला के पानी डाल दिया तो वो दाल पूरी खराब हो जाती है, खाना खराब हो जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में अग्नि रहता है और वो जो है जो खाया हुआ अन्न है वो उसका पचन करता है। जैसे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम, ऐसा बताया गया है। तो जो 4 प्रकार के अन्न है जिसमें लिक्विड भी आ गया, जैसे उसमें अवलेह भी आ गया, चाटने का औषध आ गया, उसमें चबाने का भी आ गया और तोड़ने का भी आ गया। 4 प्रकार के जो अन्न हम खाते हैं और उसका जो कर्म है, पचन का कर्म है, वो अग्नि करती है। अगर उसमें हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो वह अग्नि विकृत हो जाएगी और पेशेंट को बार बार स्टोन और बार बार मूत्र विकार हो जाएंगे। इसलिए अपुनर्भव चिकित्सा करनी है तो आपको काय चिकित्सा का महत्व, काय में शरीर में जो अग्नि है उसका महत्व पता होना चाहिए। वही अगर अन्न पचन की क्रियाएं होती है तो उसमें ही मूत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसे सुश्रुत संहिता में दिया है। पक्वाशय गता तत्र नाड्यो मूत्रवाहस्तु या, पक्वाशय में जो मूत्रवाह जो नाड्या है तर्पयन्ति सदा मूत्र सरिता सागरम तथा सूक्ष्मत्वात् अन्नोपलभ्यन्ते मुखान्यासाम सहस्रशः नाड़ीभिः उपपीनतस्य मूत्रस्य आमाशयान्तरम् जाग्रतः स्वपतश्चैव स निषेधेव पूर्यते है। सुश्रुत निदान स्थान 21, 22, 23 में मूत्र की उत्पत्ति बताई है। अब मूत्र की उत्पत्ति बताते समय एलोपैथी में बताया है कि जो है ब्लड किडनी में जाता है, वहाँ पे फिल्टर होता है और फिल्टर होने की वजह से वहाँ पे बोमन्स कैप्सूल रहते हैं, फिल्ट्रेशन होके वहाँ पे यूरिन तैयार होता है और शरीर के बाहर पड़ जाता है। उसमें भी एब्सॉर्प्शन, वाटर एब्सॉर्प्शन, क्रिएटिन, सब DCT सब दिया है सर्कुलेशन में। और इसके हिसाब से एलोपैथी की चिकित्सा भी है। लेकिन आयुर्वेद में अगर आपको चिकित्सा करनी है तो आयुर्वेद में वर्णित संप्राप्ति आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा अभी कभी भी नहीं सोच सकते किडनी फेल्योर में हमें कौन सी चिकित्सा करनी है। वैसे नहीं, आपको मूत्राघात में वो किडनी फेल्योर का पेशेंट कौन से मूत्राघात में बैठता है, कौन से व्याधि में बैठता है और उसकी चिकित्सा करोगे तो किडनी ठीक हो जाएगी। तो ये सोचने समय जो अभी मैंने श्लोक पढ़ा है, पक्वाशय में जो असंख्य मूत्र वह नाड़ा रहते हैं, पक्वाशय में अन्न खाते हैं, अन्न खाने के बाद उसका विभाजन होता है, लिक्विड और सॉलिड पार्ट बन जाता है, सॉलिड से स्टूल बन जाता है और लिक्विड पार्ट से शतश जो नाड़ा है, ग्रंथ में ऐसा वर्णन किया है 3000 साल पहले कि वहाँ पे शतश जो नाड़ा है वो बस्ती का पूर्ण करते हैं। जैसे हजारों नदियाँ आती है और वो समुद्र में समुद्र को आके मिलती है और वो समुद्र पूरा भर जाता है, उसी प्रकार पक्वाशय से हमारे आंतड़ों से नाड़ियों का उत्पन्न होता है और वहाँ से मूत्र की उत्पत्ति होके वो बस्ती का पूर्ण करता है। वो नाड़ियाँ सूक्ष्म रहती है, इसलिए वो हमें आंखों से नहीं दिखते, सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यन्ते, वो सूक्ष्म रहते हैं, हमें दिखते नहीं। कैपिलरी एक्शन जैसे होता है मूत्रस्य आमाशयांतरम, और वो जो है आमाशयांतरणम रहता है। जाग्रतः स्वपतश्चैव स निस्यन्दते पूर्यते, और इसी पोटात अन्न लेने के बाद
पाचक अग्नि का परिणाम होके ही ये उत्पन्न होती है। वहाँ पे उसके पोष्य और पोष्य ऐसे दो भाग बनते हैं। ग्रहणी में श्लेष्मल त्वचा में वो उठाया जाता है, वहाँ पचन होता है, और वो आहार रस जाने के बाद वो जो लिक्विड भाग बोलते हैं उसको किट्ट कहते हैं, और उसकी वजह से उसी से ही आगे जाके मूत्र की निर्मित होती है। पंचमी पुरुषधरा नाम यांतकोष्ठे मलम अभिभजते पक्वाशयस्था उंडुकस्य च विभजते मलम मलधरा कला। मलधरा कला बताइए, पुरुषधरा कला सा मलधरा कला कहा गया है। किट्टम अन्न से विन्मूत्रम रसस्य तु कफो असुरजा पित्तम। ये जो है मूत्रधरा कला जो है वह पक्वाशय स्थित जो कला है वही ये सब उत्पत्ति करती है। यहीं पे भी आके भी मूत्र की उत्पत्ति एग्जैक्टली कहाँ होती है वो हमें स्पष्ट नहीं होती है, ऐसा ग्रंथ में दिया है। और वहाँ पे जो टीका है उसके ऊपर से समझ में आता है कि शरीर में जो जलीय भाग है वो आगे जाके मूत्र तैयार होने के लिए कारणीभूत होता है। इसीलिए खाते समय वो अन्न का विचार करते समय पचन शक्ति का विचार जरूर करना चाहिए, ऐसा सर ने कहा गया है। विपाको कर्मनिष्ठ है, ऐसा चरक सुश्रुतस्थान में एक श्लोक आया है। विपाक जो है कर्मणो निष्ठा निष्पत्ति कर्म संप्राप्ति रसोपयोग सति यो अन्याहारा यथा कटुरसाया उष्णवीर्यायाः अपि शुण्ठ्या वृषत्वेन मधुरः पाको अनुमीयते तथा लवणस्य सृष्ट विन्मूत्रेण मधुरः पाक उन्नीयते तथा तिक्त कषायो बद्ध विन्मूत्रया कटुपाक उन्नीयते। विपाक जो है कर्म से समझना चाहिए। सर बताते थे षड्रसात्मक आहार जो शरीर में अलग होने के बाद जो रस धातु है शरीर भर जाता है, और उसी रस से रक्त, और वहाँ से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, और अलग अलग शुक्र तक ऐसे धातुएं बनती है, और वे कर्म से बनती है। और जब जब बनती है तो वहाँ पे धात्वाग्नि का कर्म करते हैं, और धात्वाग्नि में पचन होते रहता है। ये जो सूक्ष्म पचन इसे कहते हैं, और यही सूक्ष्म पचन में भी जो हमारा जाठराग्नि जैसा सार किट्ट विभाजन होते हैं, वहाँ पे भी धातु की निर्मित होते समय भी स्तार और किट्ट विभाजन हो जाता है। तो सूक्ष्म पचन में कफ, पित्त, मल जो उत्पत्ति होते हैं, रस का मल कफ, रक्त का मल पित्त, कान, नाक और मल, ये जो है कान नाक के जो मल है स्रोत से मल, मांस के मल रहते हैं। स्वेद का मल जो है मेद का मल स्वेद कहा गया है। अक्षिवीट और ओज ये द्रव स्वरूप रहते हैं, ऐसा सर ने बताया है। उसकी व्यक्ति स्थान ही अलग अलग है। इसी प्रकार धातुओं का सूक्ष्म पचन का अंदाज हम लगा सकते हैं। कफ, मूत्र, पित्त, स्वेद उत्पत्ति प्रमाणतः जो है पूरे शरीर में आप्यांश बाधित रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए जब भी हम मूत्र विकार जैसे किडनी के विकार की चिकित्सा हम करते हैं, उसी के लिए हमें अच्छी तरह से ये ध्यान में रखना होता है, सर ने ऐसा कहा गया है। तो ये लेख नंबर 1 हो गया है मूत्र विवेचन का। इसके बाद में प्रैक्टिकल में जो मूत्र विवेचन में क्या क्या विचार करना चाहिए किडनी फेलियर में, जो सर ने बताया है, वो अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। बहुत बातें रहती है, हमें प्रैक्टिस करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम विद्या कर्म अग्निकर्म जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रिजल्ट ला रहे हैं, तो हमें बहुत सोचना पड़ता है। हमें रिजल्ट देना है, पेशेंट की काउंसलिंग करना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो एपिसोड है वो हम रखेंगे कि विद्या अग्निकर्म का इम्पोर्टेंस। विद्या कर्म अग्निकर्म की प्रैक्टिस करते समय कुछ इम्पोर्टेंट बातें वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। विद्या कर्म अग्निकर्म एक शस्त्र से किया जाता है, जैसे नीडल से किया जाता है, या अग्निकर्म करते समय अलग अलग प्रकार की शलाकाएँ आती है। वो शलाकाओं कैसी कैसी होनी चाहिए मैंने पिछले एपिसोड में 10वें एपिसोड में बताया था। ये शस्त्र है, और शस्त्र से चिकित्सा करते हैं तो इसे शल्य कर्म के अधीन कहा जाता है। शल्य कर्म मीन्स सर्जरी जैसा विद्या कर्म अग्निकर्म ये पैरासर्जिकल प्रोसेस होती है। और कोई भी पेशेंट की कोई भी सर्जरी होती है तो सर्जरी करने के पहले कुछ बातें ध्यान में रखी जाती हैं। वही बातें विद्या कर्म और अग्निकर्म करते समय हमें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात है कंसेंट।
हर एक पेशेंट को विद्ध कर्म अग्नि कर्म करते समय हमें कंसेंट लेनी होती है, क्योंकि ये शल्य कर्म का विषय है। शल्य कर्म का विषय में हमें कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई पेशेंट है, किसी ने एनेस्थेसिया दे दिया, सर्जरी करते समय उसका अंग टूट गया, सर्जरी करते समय वहाँ पे कुछ अलग प्रकार से डिसीजन लेना पड़ा और जो अपेक्षा नहीं है वो शरीर का भाग काटना पड़ा। सर्जरी करते समय कुछ गलतियाँ हो गई। ये सारी गलतियाँ डॉक्टर को दोष नहीं देना चाहिए, ये सर्जरी का भाग होता है। तो ये भाग होते समय अगर हम कंसेंट नहीं लेंगे तो वैद्य को दिक्कतें आ सकती है। मेडिको लीगल प्रोसीजर के हिसाब से हमें हर एक वैद्य सर्जरी करते समय कंसेंट इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे ही कंसेंट हमें विद्ध कर्म और अग्नि कर्म लेते समय लेनी चाहिए हर एक पेशेंट की। कंसेंट में क्या होना चाहिए, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है कि कंसेंट पेशेंट ने खुद उसके हाथ से लिखना चाहिए। अगर पेशेंट छोटा बच्चा है तो उसके माता पिता के हाथ से लिखनी है। हम ऐसा प्रिंटेड फॉर्मेट नहीं दे सकते हैं, ये नियम है। दूसरा है नियम यहाँ पे कि कंसेंट लेते समय पेशेंट को पूरी तरह से हम प्रोसीजर क्या करने वाले हैं वो जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख लिए और वहाँ पे साइन करके हो गया। तो विद्ध कर्म अग्नि कर्म की कंसेंट कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल मैं बताता हूँ। मेरा नाम XYZ, मैं वैद्य XYZ के पास चिकित्सा करने के लिए आया हूँ और यहाँ पे मेरी पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद, मेरे सारे लक्षण समझने के बाद ये वैद्य ने मुझे बताया है कि मुझे विद्ध कर्म और अग्नि कर्म ये चिकित्सा करनी है। मुझे विद्ध कर्म और अग्नि कर्म ये चिकित्सा कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या फायदे हैं, विद्ध कर्म और अग्नि कर्म करते समय क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी डिटेल जानकारी वैद्य ने मुझे दी है। और मैं ये विद्ध कर्म और अग्नि कर्म चिकित्सा वैद्य XYZ के हाथ से करने के लिए अनुमति देता हूँ। नीचे साइन, फ़ोन नंबर और एड्रेस, ऐसी कंसेंट होनी चाहिए। ऐसी कंसेंट हम लेंगे तो दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट। विद्ध कर्म और अग्नि कर्म करते समय पेशेंट का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। किन पेशेंट का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए ये हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं हर एक पेशेंट को हम विद्ध कर्म अग्नि कर्म करने बैठे। एग्जाम्पल दूंगा, एक है ऐसे पेशेंट को सिलेक्शन नहीं करना चाहिए जिनका ग्रंथ में वर्णन नहीं है, जिनको विद्ध कर्म अग्नि कर्म करना बोला ही नहीं है, ऐसे पेशेंट पे नहीं करना है। दूसरा, ऐसे पेशेंट पे विद्ध कर्म अग्नि कर्म नहीं करना है जिनके ऊपर आपको रिसर्च करना है। अगर पेशेंट के ऊपर रिसर्च करना है तो उसके फॉर्मेट्स काफ़ी अलग है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक पेशेंट आ गए मैं इनके ऊपर विद्ध कर्म अग्नि कर्म करके देखूंगा, ये गलत बात है। जब तक आपको अच्छी तरह से वो व्याधि का पूरी तरह से नॉलेज नहीं है तो आप गिनी पिग ना बनाएं, नहीं तो क्या होता है कहीं भी टोच देंगे, उसके वजह से पेशेंट को तो कुछ होता नहीं है तो हम करवा देंगे। तिकड़ा करा, तिकड़ा इकड़ा करो ना का, हाँ, तो हम करवा देंगे विद्ध कर्म अग्नि कर्म किसी को भी, तो ये चलेगा नहीं। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इंपॉर्टेंट है, किन पेशेंट को हम ना ले इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात होती है किन पेशेंट को लेना चाहिए। जो साध्य पेशेंट है उनको लेना चाहिए, जो याप्य पेशेंट है उनको लेना चाहिए। जिन पेशेंट को आपने योगाभ्यास के बाद किसी वैद्य के पास ठीक होते हुए देखा है, जैसे हमारे पास विद्यार्थी आते हैं और पेशेंट ठीक होने तक वो कभी देखते ही नहीं, पेशेंट ठीक होने तक देखते नहीं, तो देखा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। जैसे मैं 1-2 व्याख्यान में बोला था मैंने कि श्वित्र जैसे पेशेंट ठीक हो करते समय हमने देखा है लेकिन ठीक होने तक देखा नहीं है ना, उसके लिए उतना टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट में भीरू पेशेंट को नहीं करना चाहिए, जो डरते हैं पेशेंट, जो खुद कंसेंट नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्यों करना है। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट में ऐसे पेशेंट को नहीं करना है जो
ब्लड देख के चक्कर आती है उनको नहीं करना है। रक्त मोक्षण करते समय इकोस्प्रिन जैसे अगर किसी को मेडिसिन चालू है तो उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, उसकी वजह से हम विद्ध कर्म करते समय हमें फायदा होता है। किसी दूसरे वैद्य का पेशेंट है, हमारे पास खाली पूछने के लिए आया है, तो उसको वो वैद्य के कंसेंट के बिना हम विद्ध कर्म अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस के कुछ नियम है। कोई वैद्य आपको रुग्ण भेजता है, रेफर करता है, तो आप खुद वो वैद्य को फ़ोन करके पूछें कि ये पेशेंट में मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा ऐसा विद्ध कर्म करूं। अगर वो वैद्य अनुमति देता है तो ही हम विद्ध कर्म अग्निकर्म करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज गुड प्रैक्टिस। दूसरी है बात, विद्ध कर्म अग्निकर्म शुरुआत करते समय प्रैक्टिकल लेने के पहले इम्पोर्टेंट है कि रीज़न, हिस्ट्री, हेतु। हर एक पेशेंट की हम जैसे चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा करते समय हम हिस्ट्री लेते हैं। हर एक पेशेंट की हिस्ट्री लेते समय विद्ध और अग्निकर्म के बारे में ध्यान में रख के हिस्ट्री लेनी है। एग्जाम्पल दूंगा मैं, जैसे कि कुष्ठ का पेशेंट आता है, त्वचा विकार का पेशेंट आता है, या गाउट जैसा पेशेंट आता है, या मार लगा हुआ पेशेंट आता है, अलग अलग पेशेंट आते हैं, तो उसकी संप्राप्ति कैसे तैयार हुई है ये हमें ध्यान में रखना है। चिकित्सा उसी को कहते हैं जो हम एक्यूरेट जगह पे संप्राप्ति भंग कर पाते हैं, उसको ही चिकित्सा कहते हैं। तो संप्राप्ति ढूंढनी चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास परसों एक पेशेंट आ गया, उसको हम कहते हैं शक्ति में, जैसे पैरों में बहुत वेदना हो रही थी। बहुत वेदना होने के कारण उसकी मॉडर्न ने चिकित्सा की, तो वहाँ पे उसको एवीएन ऐसा डायग्नोसिस हुआ, अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, और उसकी जॉइंट रिप्लेसमेंट तक उसकी चिकित्सा चल रही थी। पेशेंट को पैसे नहीं थे और सर्जरी को डरता था। हमारे पास आया, डॉक्टर क्या करते हो? तो हमने हिस्ट्री लेना शुरू की, और ऐसे पेशेंट को हिस्ट्री लेने के बाद हमने एवीएन जो व्याधि है उसको हुआ है तो कैसे हुआ है इसके बारे में हिस्ट्री लेनी शुरू की। 2 साल पहले तो पेशेंट ठीक था, 2 साल के बाद पेशेंट चलते समय वो सीढ़ियों से गिर गया। गिरने के बाद उसको वहीं आघात हुआ, और आघात होने के बाद दर्द शुरू हुआ। वो दर्द ऑन ऑफ रहता था, पेन किलर लेता था, बीच बीच में स्टेरॉइड्स भी ली थी। बाद में उसका रूपांतर एवीएन में हो गया। अब यहाँ पे व्याधि तो एवीएन है, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या बता रही है? वो आघात होने की वजह से आता है। कुछ एवीएन हमें मिलते हैं जो स्टेरॉइड्स लेने की वजह से, कोविड के वैक्सीन की वजह से, कोविड होने की वजह से, इंटेस्टाइन में डाइजेशन बिगड़ने की वजह से, आईबीएस होने की वजह से, कुछ गलत खाने की वजह से, पॉइजनिंग की वजह से, ऐसे कई सारे कारणों से एवीएन होता है। लेकिन वो मेरे पेशेंट में कारण था, उसका आघात था। अब चिकित्सा करते समय सोची जाती है कि पिंड स्वेद करेंगे, वहाँ पे अग्निकर्म करेंगे, सब करेंगे, लेकिन विद्ध कर्म करते समय हमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हिस्ट्री उसने क्या दी थी? वो गिर गया है। अब ऐसे पेशेंट में गिर गया है, तो गिरने के बाद होता क्या है? रक्त दुष्टि होती है। वहाँ पे रक्त दुष्टि होने के बाद वायु दुष्टि होती है, तो रक्तवात, वात रक्त जैसे हमें वहाँ पे लक्षण मिलते हैं। तो वात रक्त में आया हुआ जो विद्ध कर्म है, क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 उंगली, अगर हम ये करेंगे तो एवीएन के पेशेंट में रिजल्ट आते हैं। हमें सिर्फ पेन मैनेजमेंट नहीं करना है, एवीएन के पेशेंट का जो घिसा हुआ बॉल है वही ठीक करना है। इसीलिए हमें ऐसा सोचना पड़ता है और डिटेल में रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बालों के पेशेंट है, बालों के पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में वो हमें मिलता है कि करोजिव एक्शन का कुछ खाते हैं, जैसे एसिडिक खाते हैं, लवण ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, तो बालों के विकार होते हैं। लेकिन जब मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो उसने क्या किया था? दूसरे दोस्त का हेलमेट पहना था, और हेलमेट पहनने की वजह से उसको स्काल्प सोराइसिस जैसे लक्षण आए थे, उसके पूरे बाल चले जा रहे थे। तो कुष्ठ में दिया था कि गात्र स्पर्शन होने की वजह से भी कुष्ठ विसर्पण होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे कुष्ठ विसर्पण हो गया, और इतना फास्ट बढ़ रहा है। तो ऐसे कल नहीं था और आज आ रहा है, ऐसे कुष्ठ में वायु का प्रभाव ज़्यादा रहता है,
और इसीलिए वहाँ पे बाकी चिकित्सा तो करते हैं, मैंने क्षिप्र मर्म के ऊपर का 2 कर्म का विद्ध कर्म ऐड किया, पेशेंट 7 दिन में ठीक हो गया। जो सोराइसिस के पेशेंट 7-7 साल ठीक नहीं होते। तो ये छोटी छोटी बातें हमें हिस्ट्री लेने की आदत रखनी चाहिए। जब तक हम हिस्ट्री की आदत नहीं रखते तब तक संप्राप्ति कैसे बनी है वो भंग करनी नहीं सकते। तो व्याधि बना कैसे है और हमें वहाँ पे विद्ध कर्म और अग्नि कर्म करके व्याधि की संप्राप्ति तोड़ने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमें सोचना पड़ता है। सिम्टम्स रहते हैं कुछ पेशेंट के लिए, जैसे वार्ट है किसी के ऊपर, चेहरे के ऊपर, किसी के मांस उच्छेद है, वहाँ पे सिम्टम के अनुसार ही चिकित्सा करनी पड़ती है। वहाँ पे हेतु बहुत परतंत्र दूर के रहते, वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे कोई वार्ट आ गया, अग्निकर्म ले लिए, निकाल दिए, या तुरंत जो वेदनाएं हो रही है वो दूर करने के लिए भी सोचना पड़ता है। जैसे अश्मरी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टूथ पेन है, ऐसे बहुत सारे वेदनाओं में हमें संप्राप्ति बाद में सोचनी है, पहले पेशेंट का दर्द कम करना है। ऐसे समय पे भी विद्ध कर्म हमें काम में आता है, हम आगे देखने वाले हैं। विद्ध कर्म अग्निकर्म में मैं आखिरी में बताऊंगा कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, स्ट्रिक्टली हर एक वैद्य ने ये फॉलो करने हैं। मुझे पता है कई सारे जो डॉक्टर ही नहीं है ऐसे लोग भी हमारे वीडियो देखते हैं, तो मुझे ये कहना है कि जो स्ट्रिक्टली बातें रहती है डूज एंड डोंट्स, पहले उसमें बताऊंगा कि आपको बिना पढ़े बिना ज्ञान लिए हुए काम नहीं करना है। अगर नहीं है तो जिद्द बढ़ाओ, संपर्क करो, कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाओ, सीखो। जब तक आप दोष नहीं देखते तब तक आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी दवाई है, ये दवाई इस व्याधि में कैसे काम करेंगे, जैसे किडनी में कौन सी दवाई बताओ सर, पैरालिसिस में कौन सी दवाई बताओ, ऐसा नहीं होता है। हमें कल्पज्ञ नहीं बनना है, हमें गुणज्ञ बनना है, ताकि हम कौन सी भी व्याधि में चिकित्सा कर सकते। इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि हमें पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हर एक व्याधि की पढ़ाई है, हर एक एग्जामिनेशन की पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा डूज एंड डोंट्स में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सब करते समय आपका फोकस कंसंट्रेशन जगह पे होना चाहिए। कोई भी चिकित्सा, सर्जरी, विद्ध कर्म, अग्निकर्म करते समय हमें भूलना नहीं है कि हम वैद्य हैं और हम चिकित्सा कर रहे हैं। तो वो फोकस कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब सीरियस होना चाहिए, आपको कहीं भी टोचना नहीं है, आपको सोच के करना है। इसमें और बताऊंगा कि ये करते समय जब तक आपकी डिग्री पूरी ना हो तब तक आप ज़्यादा इसमें पढ़े नहीं, क्योंकि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का बच्चे हमें पूछते हैं सर हम यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करें क्या। अरे नहीं, जब आपको पूरी तरह से व्याधि जब तक पता नहीं होती है तब तक आप इसमें पढ़ो मत, पढ़ाई करो। कहाँ आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। तीसरी बात है डूज एंड डोंट्स में, ये करते समय एक्यूरेसी के पीछे जाना है, और वो एक्यूरेसी कैसे लानी है इसीलिए हमें यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है योगाभ्यास करना है, और किसी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जो आपके आजू बाजू में रहता है। पूरे इंडिया में हमारे विद्यार्थी हैं, कहीं पे भी जाइएगा, पूरे इंडिया में हमारे विद्यार्थी हैं, वहाँ पे आप देखिएगा, उसके बाद में उनके सामने करिएगा, नहीं तो हमारे पास आइएगा, हम करवा लेंगे। उसके बगैर नहीं करना, क्योंकि मैं आगे हर एक व्याधि का विद्ध कर्म और व्याधि में सोच कैसी रहनी चाहिए ये बताने वाला हूँ। तो ये हमारा आज का एपिसोड है, यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।